ध्यान रहिए बोर्ड पर, उसका कोई काम नहीं। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में हमने ये सीखा था कि नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड कोई भी पैसा आए या चाहे ना लेना, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो। फाइनेंसिंग में ये सीखा था शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी की पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इन तीन चीज के रिगार्डिंग कोई भी पैसा आया जाए फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में सीखा था जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, जैसे गुड्स बेचना, सैलरी पे करना, ये सब आइटम। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ना हो ये। करेक्ट सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सोच के देखिए, पूरे साल में होती ही 3-4। कौन हर साल बिल्डिंग खरीदता है या मशीन बेचता है? कौन हर साल इन्वेस्टमेंट करता है या इन्वेस्टमेंट बेचता है? इन्वेस्टिंग प्रैक्टिकली होती ही 3-4। सर फाइनेंसिंग में भी सोच के देखिए, प्रैक्टिकली फाइनेंसिंग भी 5-6 से ज़्यादा नहीं होती। कौन हर साल शेयर इशू करता, कौन हर साल डिवेंचर इशू करता, कौन हर साल लोन रीपे करता या नया लोन लेता? तो डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट ये तो हर साल हो सकता है, बट उसके अलावा डिवेंचर इशू, डिवेंचर रिडीम, शेयर इशू, शेयर रिडीम, लोन लेना, लोन चुकाना, ये रेयर वाली ट्रांजैक्शन है, नॉन रिकरिंग वाली ट्रांजैक्शन है। तो ये भी 5-6 से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में और रिप्रेजेंट करेंगे अपने इन्वेस्टर को, तो ये उनको पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी क्योंकि 5-6 होंगे। ये पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी क्योंकि 5-6 होंगे, लेकिन ये पढ़ने में आसानी नहीं रहेगी क्योंकि ये 100-200। सर पूरे साल में ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है सारी ऑपरेटिंग होती है। रेंट पे करना ऑपरेटिंग, मतलब अब ट्रेडिंग की ना याद कर लीजिए 11th वाला, उस ऑलमोस्ट 95% आइटम ऑपरेटिंग। सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट, गुड्स परचेज की पेमेंट, कैरेज इनवर्ड भी ऑपरेटिंग, कैरेज आउटवर्ड भी ऑपरेटिंग, वेज भी ऑपरेटिंग, सैलरी भी ऑपरेटिंग, गुड्स सेल करके पैसा आया वो भी ऑपरेटिंग, कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये 150-200 ट्रांजैक्शन है। अब हम इन्वेस्टर को एक ऐसा स्टेटमेंट बना करके दें और इसमें 150-200 ट्रांजैक्शन हो तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलना। सोच के देखिए कंक्लूजन कि हम डायरेक्टर को एक रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं, मैनेजर है, और वो रिपोर्ट जो है वो इसमें 100-150 आइटम कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना होगी। सर हमें ऐसी रिपोर्ट बना करके देनी है जो एक बर्ड आई व्यू बोलते हैं उसको, एक एट अ ग्लांस से ही हमें कंक्लूजन निकाल पाए, मतलब मेन आइटम मिल जाए। समझ आ रही है बात? तो अब ये हम अकाउंटेंट पे बर्डन आया कि 150-200 आइटम है, कोई इन्वेस्टर को पल्ले नहीं पड़ रही। अब कुछ जुगाड़ निकालो इस आइटम को कम दिखाएं, लेकिन आइटम छूट नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करें। ये ट्रेडिंग पी मान लीजिए, यहाँ पे सपोज 20 आइटम है, यहाँ पे सपोज 80 आइटम है, और फिर निकलता है नेट प्रॉफिट। में इनकम 20, बड़ा अमाउंट, छोटे छोटे एक्सपेंस 80, माइनस नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब इस 20 में से सपोज 15 ऑपरेटिंग है, इस 80 में से सपोज 70 ऑपरेटिंग। ठीक है। अब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा? देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये 15 आइटम लिखूंगा, ये 70 आइटम लिखूंगा, टोटल 85 आइटम्स आ गई। समझ आ रही है बात? मतलब मैं ट्रेडिंग पी&एल में से जो आइटम ऑपरेटिंग वाले वो छाटूंगा। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग नहीं है क्योंकि वो कैश नहीं होता, तो छोड़ दूंगा। लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग नहीं है, छोड़ दूंगा। समझ आ रही है बात? मतलब उस 80 में से जो 10 आइटम मैं छोड़ रहा हूँ, वो कौन से छोड़ रहा हूँ? ऑपरेटिंग नहीं है ना। ये 20 इनकम है, 5 इनकम छोड़ दी, ऑपरेटिंग नहीं है। रेंट रिसीव वो इन्वेस्टिंग हो जाता है, छोड़ दिया। इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग हो जाता है, छोड़ दिया। समझ आ रही है बात? तो जो ऑपरेटिंग आइटम है मैंने छाटी और एक पेज पर लिख दी, तो ऐसे ऑपरेटिंग आंसर आ जाए। लेकिन आइटम 85, भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एज अ स्टूडेंट हमारे लिए बड़ा अच्छा है। प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब एग्जाम में ना हमें 100 आइटम वाला क्वेश्चन देगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 10-15-20 आइटम का क्वेश्चन आ जाएगा। हमें 20 में से वो आइटम छाटनी है और वो लिख देनी, काम खत्म, आंसर आ गया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें
तो प्रैक्टिकल लाइफ में 10 20 नहीं 100 150 आइटम होते हैं। 100 150 आइटम छाट भी लेंगे तो हमारी मेहनत नहीं है, कोई बड़ी मेहनत नहीं है, कोई कंप्यूटर है, आइटम छाटना बड़ा आसान है, लेकिन इन्वेस्टर को पढ़ के समझ में आए वो बड़ा मुश्किल है। तो उसका बहुत जुगाड़ सोचा सोचा सोचा, तो सोचो क्या सोचा हमने, देखिए कंक्लूजन क्या निकाला कि इन्वेस्टर को समझ में आसानी से आ जाए। क्या जुगाड़ देखना है, देखिए नेट प्रॉफिट कैसे निकला है सर, इन 20 आइटम को जोड़ा, इन 80 आइटम को घटाया तो आया, है ना। मतलब इस नेट प्रॉफिट में ये 100 की 100 आइटम जोड़ी हुई, जो ऐड होनी थी ऐड हो गई, जो लेस होनी थी लेस हो गई, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये 5 और ये 10 ये हटानी है, समझ आ रही है बात। तो हम उल्टा चलने वाले हैं, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से, और ये वाली 5 आइटम जुड़ चुकी होंगी हटा देंगे, ये 10 आइटम घट चुकी होगी जोड़ देंगे, ऐसे निकालेंगे आंसर। तो समझो सर इस चैप्टर के अंदर समझने का अगर चीज है तो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। फ्री के मार्क्स है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 नंबर इन्वेस्टिंग का 2 नंबर फाइनेंसिंग का, ये बड़े आराम से पा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। तो मेनली मेहनत है वो ऑपरेटिंग में, ठीक। तो ऑपरेटिंग में बहुत अच्छे से दिमाग लगा लो, पहली क्लास में पहले पढ़ रही कॉन्सेप्ट, और आगे वाली क्लास में बिल्कुल इजी हो जाएगा। फिर समझिए सर कायदे में ऑपरेटिंग में ऐसा होना चाहिए था कि ट्रेडिंग पी&एल के आइटम छाटो जो ऑपरेटिंग है, सैलरी पेड, पेमेंट फॉर वेजेस एक्सेट्रा, ऐसे आइटम ढूंढो और वो लिखो तो आंसर आएगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन इस मेथड में कमी क्या है, इसमें बहुत सारी आइटम होती है, उसका हमने जुगाड़ क्या सोचा हुआ है, जुगाड़ ये सोचा हुआ है सर कि आइटम छाटने वाला काम मत करो, स्टार्टिंग में ही नेट प्रॉफिट ले लो, उसके बाद उल्टा काम करो। उल्टा काम मतलब जो आइटम, ये आइटम ऐड हो चुकी है 20 आइटम इस प्रॉफिट में, अब जो ऑपरेटिंग नहीं है वो ऐड हो चुकी है, उसे माइनस करो। ये 80 आइटम्स इसमें से माइनस हो चुके हैं, जो 10 आइटम ऑपरेटिंग नहीं है वो माइनस हो चुकी है, उसे ऐड बैक करो, प्लस करो। दोनों तरीकों से आंसर सेम आना है, दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आना है। इसका नाम रखा है डायरेक्ट मेथड, इसका नाम रखा है इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, आइटम छोड़ छाट छाट कर लिखा डायरेक्टली सॉल्व करते, इसमें इनडायरेक्टली चल रहा है, उल्टा चल रहा है। अब कमाल की सूत्र से कोई सवाल नहीं, कमाल की सुनो, जब मैं ये वाला मेथड फॉलो करूंगा, देखो जब मैं इन्वेस्टिंग सॉल्व कर रहा हूं तो सिर्फ इन्वेस्टिंग के आइटम लिखता हूं, जब फाइनेंसिंग सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ फाइनेंसिंग के आइटम लिखता हूं। अब जब मैं ऑपरेटिंग सॉल्व करूंगा तो वही लिखूंगा जो ऑपरेटिंग नहीं होगी, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होता वो लिखूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग नहीं होता वो लिखूंगा। उल्टा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में सब कुछ एड्रेस हो चुका है, मुझे रिवर्स करना है, इफेक्ट नलिफाई करना, एलिमिनेट करना। इसीलिए मतलब एज अ स्टूडेंट ये टफ क्यों है, ये स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट टफ इसीलिए है क्योंकि इन्वेस्टिंग समझ में आता है, हाँ सर इन्वेस्टमेंट है बेची है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, समझ में आ रहा है। फाइनेंसिंग है, हाँ सर शेयर इशू कर रहे हैं, फाइनेंसिंग है तो आएगा। इसमें ये पल्ले नहीं पड़ता सर डेफिनेशन ऑपरेटिंग नहीं होता तो क्यों लिख रहे हो ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ये ऑपरेटिंग नहीं होता तो क्यों लिख रहे हो ऑपरेटिंग, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम उल्टा चल रहे हैं। मतलब ये समझिए नेट प्रॉफिट से हमने शुरुआत कर ली तो ये सारी आइटम ट्रेडिंग पे की इसमें से माइनस हो चुकी हैं, उनको हटाना है, उनको इफेक्ट हटाना है तो हमें रिवर्स करना है, तो उन आइटम को प्लस कर रहे हैं। जो जो इनकम ऐड हो चुकी है नेट प्रॉफिट में लेकिन ऑपरेटिंग नहीं होती, अब उसको माइनस करने का समय है, ठीक है जी। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। 8-10 साल पहले दोनों मेथड होते थे सिलेबस में, दोनों मेथड पढ़ाए जाते थे, दोनों के क्वेश्चंस आते थे, कभी किसी एग्जाम में डायरेक्ट आ गया कभी इनडायरेक्ट आ गया, ऐसा होता था। 8-10 साल हो चुके हैं, डायरेक्ट मेथड सिलेबस से हट गया। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में चैप्टर दोबारा आएगा, उसमें दोनों मेथड, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ये चैप्टर दोबारा आएगा, उसमें दोनों ही मेथड हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। 12th में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है सर, डायरेक्ट है कि बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड क्या चीज़ है कि वही आइटम लिखो जो ऑपरेटिंग है, डायरेक्ट मेथड ये एज अ स्टूडेंट आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वेस्टर के लिए बड़ा मुश्किल है, तो सर जो यूजर को ही पढ़ लेना पड़े क्या फायदा उसे करने का,
मैं ऐसा गुड नहीं बनाऊंगा जिसको बनाने में मुझे आसानी हो, मैं ऐसा गुड्स बनाऊंगा जिसको यूज करने में मेरे कस्टमर को आसान हो। समझ आ रही है बात? तभी तो काम करूंगा वो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे सर हम, ऑपरेटिंग मेथड सॉल्व कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। हमारे माइंड में क्या चीज होनी चाहिए सर? स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट, फिर अपने दिमाग में ना पूरा ट्रेडिंग पीनल घुमा लेना है, जो जो आइटम ट्रेडिंग पीनल में आती है बट ऑपरेटिंग नहीं होती, उसे रिवर्स करना है। बस इतनी चीज समझ लो, जो चीज ट्रेडिंग पीनल में आती है बट ऑपरेटिंग नहीं होती, उसको रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब ऐड हो चुका है तो लेस करना, लेस हो चुका है तो ऐड करना। समझ आ रही है बात? कुछ आइटम डिस्कस करते हैं जी, आप बताएं इग्नोर करेंगे या ऐड करेंगे या लेस करेंगे? तो चौथा काम तो कोई नहीं। स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट लिख लिया, अब आइटम पढ़ते जाएंगे, या तो ऐड होगी या लेस होगी या इग्नोर होगी, ठीक है। सैलरी पेड इग्नोर होगी क्योंकि सैलरी पेड ऑपरेटिंग होता है, वो माइनस हो चुका है तो अच्छा ही हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव माइनस, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव सर पीएनएल में आता है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है, प्लस हो चुका है, इसका इफेक्ट हटाना तो माइनस करना पड़ेगा। सेल ऑफ बिल्डिंग दो बच्चों के आंसर माइनस है, और कोई ट्राई करना चाहे? अभी बताया नहीं मैं सही है गलत क्या आंसर, सोच थोड़ा समय लगा, पूरी क्लास चाहते तो क्वेश्चन निकल जाए। आज तसली से टाइम लगाना ऑपरेटिंग और सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कुछ बचेंगी, इसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी बस आपकी। इग्नोर एक आंसर आया है, दो का आंसर माइनस, एक आंसर आया एक और ट्राई कर। चलिए इग्नोर वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, लॉजिक समझे। सेल ऑफ बिल्डिंग ना तो सर ट्रेडिंग में आता ना पीएनएल में आता, जो प्रॉफिट में ना ऐड हुआ ना लेस हुआ, क्यों इफेक्ट हटाऊंगा उसका, इफेक्ट हटाऊंगा उस चीज का तो प्लस या माइनस हो चुका है। मैंने प्रॉफिट ऑन सेल थोड़ी बोला था या लॉस ऑन सेल थोड़ी बोला था, सेल ऑफ बिल्डिंग बोला था। 5 लाख की बिल्डिंग बेची थी, कुछ में इतना लिखा होगा, तो ये ट्रेडिंग पीएनएल कुछ ऐड लेस हुआ ही नहीं ना, तो मैं रिवर्स करूं, समझ आ रही है बात, ठीक है। पीएनएल सेल ऑफ बिल्डिंग कहां थी, प्रॉफिट या लॉस आता है बस, इनडायरेक्ट इनकम में ही प्रॉफिट तो आएगा। 5 लाख की बिल्डिंग 5 लाख बेच दी तो क्यों आएगा इनकम, ठीक है जी। बताइए पेमेंट टू क्रेडिटर, इग्नोर एक आंसर आया है और ट्राई करें सर। माइनस माइनस का आंसर, दो आंसर माइनस के हैं, एक आइटम इग्नोर कर रहे हैं और चलिए फिर हेल्प करता हूँ मैं आपकी पहले, फिर आपको करना क्या, सोचते टाइम मुझे आंसर आधे मेजोरिटी के आ नहीं रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से तरीका बताता हूँ क्या सोचना है। जब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन का नाम दूँ कि यह ट्रांजैक्शन मैंने बोल दी, तो आपको बताना है प्लस या माइनस एक होता, आपको पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आपको ये सोचना है कि ऑपरेटिंग है कि नहीं, पहला स्टेप आपको ये सोचना है। अगर आंसर है ऑपरेटिंग है फिर तो इग्नोर बोल दो, क्योंकि नेट प्रॉफिट से हमने स्टार्ट करा है, ऑपरेटिंग आइटम सारी इसमें एडजस्ट हो चुकी है, हमें कुछ करना ही नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन हो बोलूं अपने आप से क्वेश्चन करो कि ऑपरेटिंग है कि नहीं है। अगर आंसर है ऑपरेटिंग है तो इग्नोर, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में सर मैं 10 15 20 जितनी भी आइटम लिखूंगा एक भी ऑपरेटिंग नहीं होगी, नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी सारी ऑपरेटिंग आ चुकी है, समझ आ गई बात। अगर आपका आंसर आए कि सर ये ऑपरेटिंग नहीं, अगर आपका अंदर से आंसर आए कि ऑपरेटिंग नहीं, तो आप फिर अगला स्टेप ये सोचो, मैं फिर देखूंगा ट्रांजैक्शन कोई भी आए तो सोचो कि ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग। अगर ऑपरेटिंग है तो पक्का इग्नोर,
क्योंकि नेट प्रॉफिट में एडलेस हो चुकी है। अगर ऑपरेटिंग नहीं है तो अब क्या सोचना है कि ट्रेडिंग पीएनएल में आती है या ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आती। अगर ट्रेडिंग पीएनएल में आती है और ऑपरेटिंग नहीं है तो रिवर्स करो उसको। और ट्रेडिंग पीएनएल में आती है, जैसे कि मैंने बोला सेल ऑफ बिल्डिंग ट्रांजैक्शन नॉन ऑपरेटिंग है, ट्रेडिंग पीएनएल में आती नहीं, ठीक है। तो फ्लोचार्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ देखिए। मुश्किल नहीं है लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जितनी आसान नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से उल्टी गाड़ी चलानी सीख रहे हैं, गाड़ी सीधी नहीं गाड़ी उल्टी चलानी सीख रहे हैं। तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अंदर से लगाने हैं इसको क्लिक होने के लिए। समझिए कि सर ट्रेडिंग पीएनएल में सब कुछ एडजस्ट होने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट निकलता है और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग वाली आइटम चाहिए थी। तो हम रिवर्स चल रहे हैं, हमें प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं और उन आइटम को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल में एडजस्ट हो चुकी है और ऑपरेटिंग नहीं। तो ऑपरेटिंग नहीं है और ट्रेडिंग पीएनएल में आ चुकी है, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आइटम ऑपरेट नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हुई नहीं तो मैं रिवर्स क्यों करूं? जब ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है तो रिवर्स क्यों करूं? ऑपरेटिंग ही है तो ऑपरेटिंग ना हो और ट्रेडिंग पीएनएल में आ गई, उसको रिवर्स करना। समझ आ रही है बात? ठीक है। फिर से पूछता हूं, पेमेंट टू क्रेडिटर। ठीक ना, क्योंकि वो पेमेंट टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, क्रेडिट प्लस ऑपरेटिंग काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट परचेज ऑफ मशीन। एक आंसर इग्नोर आया है और ट्राई करें। दो आंसर इग्नोर हो गए। ऐड एक आंसर हो गया, तीन आंसर इग्नोर किए हो गए, एक ऐड का, चार इग्नोर हो गए, दो ऐड किए हो गए, तीन ऐड हो गए, इग्नोर करेक्ट है जी। परचेज ऑफ मशीन बताइए ट्रेडिंग पीएनएल में आता है कि नहीं? इन्होंने आंसर ऐड दिया था। ट्रेडिंग पीएनएल में आता है कि नहीं परचेज ऑफ मशीन? नहीं आता। मशीन की परचेज से ना प्रॉफिट घटा ना प्रॉफिट बढ़ा तो मैं क्यों रिवर्स करूं? समझ आ रही है बात? सर एक डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है। हाँ जी। सीजनल एंट्री क्या होगी परचेज ऑफ मशीन की? मशीन कैश। सर कैश तो है ना, कैश बिल्कुल सही है। अच्छा, ना पीएनएल में आएगा ट्रेडिंग में। हाँ जी। ना पीएनएल अकाउंट में आएगा ना ट्रेडिंग। इसमें तो इनकम और एक्सपेंस आता है ना, मशीन तो ऐसा होती है। बढ़े जी आगे, और पूछो। कुछ लर्निंग लग रही है, कुछ लर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ हमें लग रहा है कि कुछ गलत था, क्लियर हो रहा है। देखो ऑपरेटिंग है कि नहीं, इसको आप मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा बीच की, ऑपरेटिंग है कि नहीं आपको माइंड लगाना है। ट्रांजेक्शन बोलने के बाद ऑपरेटिंग है कि नहीं ये आपको माइंड लगाना है। चलिए जी, परचेज ऑफ शेयर्स। सारा तक मुझे बिल्कुल सही है। परचेज ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग में नहीं आता। सैलरी पेड इग्नोर, जो ऑपरेटिंग होता है तो ऑलरेडी माइनस हो चुका, अब मैं कुछ और लिखूं। ठीक है जी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो आपको बोलना इग्नोर या फिर ऐड या फिर लेस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन तीन आंसर ऐड किए हैं, और कोई आंसर ऐड के अलावा करेक्ट है जी ऐड। कि सर मशीन के बेचने पे लॉस हुआ है तो ये नॉन ऑपरेटिंग है और ट्रेडिंग पीरियड में आता है तो हमें रिवर्स करने की जरूरत है। लॉस माइनस हो चुका होगा इससे प्लस कर। समझ आ गई बात? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन,
ऐड एक आंसर ऐड के अलावा कोई आंसर किसी का? माइनस होना चाहिए। और कोई आंसर? चलिए ऐड करेक्ट है। सर इंटरेस्ट हमने दिया है लोन पर, तो ये ऑपरेटिंग नहीं होता, ये फाइनेंसिंग होता। तो मैं इधर पहुंच गया। ट्रेडिंग पीरियड में आता है कि नहीं आता? आता है सर, एक्सपेंस है, क्योंकि ट्रेडिंग पीरियड में आएगा तो रिवर्स करना पड़ेगा। लोन पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो माइनस हो चुका होगा, इसलिए रिवर्स करना, प्लस करना, रिवर्स। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मिक्स आंसर आए हैं। इग्नोर भी आया था किसी का और माइनस भी आया था। माइनस करेक्ट है जी। इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती, ऑपरेटिंग नहीं होती, तो यहाँ पर आ गए। और जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंस होते हैं क्रेडिट बिल में आते हैं, तो रिवर्स करने की जरूरत है। इनकम है प्लस हो चुकी होगी, तो माइनस करेंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक है। डिविडेंड पेड, और कोई आंसर? दो आंसर ऐड हैं, साथ ही इग्नोर है, तीन ऐड हैं। चलिए ठीक है, ऐड करेक्ट है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन, इसको मॉडल एक्सटेंड करके लिखा। ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट का बंटवारा होता है सर, डिविडेंड की फॉर्म में, रिजर्व्स की फॉर्म में। तो वो सब क्रेडिट आने के बाद जो बचता है उससे स्टार्ट करते हैं अपने कैश फ्लो का आंसर। तो डिविडेंड पेड से भी प्रॉफिट कट चुका होगा, जबकि डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, इसलिए उसको रिवर्स करने की जरूरत है, प्लस करने की जरूरत है। ठीक। इनकम टैक्स पेड, प्लस या माइनस या नो? प्लस आंसर है दो बच्चों का, तीन बच्चों का प्लस आंसर है, चार का प्लस है। गलत आंसर, इग्नोर। इनकम टैक्स पेड बताइए कौन सी एक्टिविटी होता है? ऑपरेटिंग होता। ऑपरेटिंग में क्या करना होता है? इग्नोर। रैंडम आंसर नहीं देना, पता क्या करते हैं हम? तो हमने क्वेश्चन सुना तो हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए, वो लग रहा वाला आंसर दे देते हैं, हम स्टेप्स फॉलो नहीं करते, इसलिए आंसर गलत होता है। ये जो लगने वाली इंट्यूशन होती है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। हम प्राइमरी स्टेज पर इसके बेस पर हम आंसर नहीं देंगे, हमें लॉन्ग रूट फॉलो करेंगे। एक एक चीज़, पहले ऑपरेटिंग है कि ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है तो इग्नोर, ऑपरेटिंग नहीं है तो ट्रेडिंग पे हमें आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो आता है तो रिवर्स, नहीं आता तो इग्नोर। ये पूरा फ्लो चार्ट अपने माइंड में बना करके फिर आंसर, लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करो, इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसका ट्रांजेक्शन करोगे तभी इंट्यूशन लग जाएगी, पढ़ते आप बताओगे कि ये इग्नोर होगा कि ऐड होगा। इनकम टैक्स पेड फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होता है, इसलिए क्यों ध्यान रहेगा। डेप्रिसिएशन, इग्नोर एक आंसर आया है, ऐड एक आंसर आया है, दो बच्चों का ऐड, चार बच्चों का ऐड, ऐड करेक्ट है जी। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग नहीं होता क्योंकि नॉन कैश होता है, तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। ट्रेडिंग में आता है कि नहीं? हाँ जी आता है, रिवर्स करना, एक्सपेंस है माइनस हो चुका होगा, प्लस करो। ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, माइनस है चार बच्चों का। किसी का और आंसर कोई और हो तो? करेक्ट है जी, माइनस। ये मशीन के बिल्डिंग के बेचने में प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है,
ट्रेडिंग पीरियड में आता है तो रिवर्स करना होगा, प्रॉफिट है प्लस हो चुका होगा इसलिए माइनस करना होगा। ध्यान रहेगी बात। चलिए अब थोड़ा बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये फ्लो चार्ट आप नोट कर लीजिए टॉपिक में। बढ़िए आगे कुछ समझे बोर्ड पर पहले। प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूँ सर, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। पार्टनरशिप में ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। कंपनी की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट, मतलब इसमें होगी 4 आइटम, इसमें होगी 2 आइटम, इसमें होगी 3 आइटम। करेक्ट है। ट्रेडिंग और पीएनएल ये तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का बिल्कुल सेम, इसीलिए इस साल जब हमारे कोर्स में पार्टनरशिप आया तो उसमें ट्रेडिंग पीएनएल नहीं आया, इसलिए नहीं रखा होगा। ऐसा होता है पार्टनरशिप में पीएनएल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो हम सेम पढ़ चुके हैं 11th में, इसलिए रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं था, इसलिए उसको डिलीट कर रखा हमारा सिलेबस से। पार्टनरशिप का ट्रेडिंग पीएनएल डिलीट कर दिया, क्योंकि 11th और 12th वाला सेम है, जो प्रोप्राइटरशिप में सेम पार्टनरशिप को नहीं है। अभी कंपनी में जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये क्या है, ये इसमें ट्रेडिंग और पीएनएल कंबाइंड आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन सुनो कि ये वाला काम प्रोप्राइटरशिप में कहाँ होता है और ये वाला काम कंपनी में कहाँ होता है, ये क्वेश्चन सुनो। तो बैलेंस शीट तीनों में बन रही है, बस फॉर्मेट तो अलग है इसमें, तीनों में सेम बन रही है, कोई अलग जगह नहीं किसी चीज के लिए, सब कुछ काम एक जगह पर होता है। ट्रेडिंग पीएनएल तीनों में बन रहा है, यहाँ अलग अलग, यहाँ अलग अलग, यहाँ कंबाइंड। क्वेश्चन से एक रह गया, पीएनएल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर जो है वो यहाँ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों नहीं है, उसका काम कहाँ होता है, जो उसका कंटेंट है वो कहाँ जाता है। तो पीएनएल प्रोप्राइटरशिप का काम होता है सर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का बंटवारा। सर 4 भाई होंगे तभी तो बंटवारा होगा उनमें, अगर एक ही भाई होगा तो बंटवारा कैसा, विल किस नाम पे बनाएगा, तो आपको विल बनाने की जरूरत तब है जब 4 बेटे हों, 4 बच्चे हों उसके, तो एक ही बच्चा होगा तो विल थोड़ी बनाता हो, सब उसी का ही। प्रोप्राइटरशिप भी ऐसे पीएनएल प्रोप्राइटरशिप का काम है सर प्रॉफिट का बंटवारा। पार्टनरशिप में 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं, इसलिए विल की जरूरत है। ये विल है, इसका हिस्सा इतना, इसका हिस्सा इतना, इसका हिस्सा इतना। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है याद कीजिए, तो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकला, सीधा बैलेंस शीट में सीधा कैपिटल में ऐड कर दिया। समझ आ रही है बात, ये करते थे, नेट प्रॉफिट जो 3 से निकला वो सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया, ये बंटवारा होना ही नहीं है, हिस्सेदारी है नहीं किसी की, इसलिए इसमें नीड ही नहीं है पीएनएल प्रोप्राइटरशिप, उसमें बनता ही नहीं। समझ आ रही है बात। अच्छा, लेकिन सर कंपनी में नीड है, जैसे पार्टनरशिप में 2 मिनिमम 50 मैक्सिमम पार्टनर होते हैं, इसमें भी सर अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। इसमें तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टनर्स हैं, उनको डिविडेंड बढ़ेगा, तो इसमें नीड है पीएनएल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट की, इसमें नीड है। वो वाला काम कहाँ किया जाता, नोट्स टू अकाउंट में, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें जो सरप्लस वाला पार्ट है, सरप्लस, इस वाली हेडिंग के अंदर काम किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला। कैसे, ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट बचा हुआ सपोज 10 करोड़ प्लस
करंट ईयर प्रॉफिट सपोज 50 करोड़, टोटल हो गए 60 करोड़, उसमें से लेस डिविडेंड दिया हमने 15 करोड़, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए और कुछ ज़्यादा प्रोविजन करनी है, सब कर दिया, उसके बाद ये बैलेंस सब कम है जाएगा। ठीक, अच्छा वो सब कुछ करने के बाद बचा सपोज एंड में 25 करोड़। तो इससे शुरुआत करते हैं कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें ये सब भी घट चुका है, डिविडेंड पे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब भी घट चुका है। ठीक है, तो ये भी हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने बोला था डिविडेंड पेड ये ऐड हो रहा है, तो उस टाइम आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था डिविडेंड तो आता ही नहीं है ना, वो तो एक्सपेंस होता ही नहीं है, वो ऐड बैक क्यों हो रहा? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है, वो घट चुका है, इसलिए उसको ऐड बैक किया जा रहा है। तो कोई आपसे पूछे बिना प्रोपोर्शन वाला काम, कि किसी अपने फ्रेंड से पूछो, स्कूल में टीचर से पूछो, इसे जो बिना प्रोपोर्शन वाला काम होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ होता है कंपनी में? वो होता ही नहीं है, प्रॉफिट बढ़ता ही नहीं है क्या? प्रॉफिट बढ़ता तो कहाँ बढ़ता है? नहीं पता आराम से किसी को। वो सेकंड नोट जो है रिजर्व एंड सरप्लस का, उसके अंदर जो सरप्लस वाला पोर्शन, उसके अंदर ही काम किया जाता है। उसके आउटर कॉलम से जो प्रॉफिट निकलता है उससे हम शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, इसलिए वो सारे आइटम रिवर्स करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक, अच्छा, इतना थोड़ा सा बेसिक समझा ऑपरेटिंग का। अब और चीज सुनिए सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब सॉल्व कर रहे होते हैं, 7-8 आइटम लिख दी, उसके बाद जो आंसर आ गया वो इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर आ गया। ऐसे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे होते हैं, 5-6 आइटम जितने भी हैं लिख दी फाइनेंसिंग की, जो सॉल्व कर दिया वो फाइनल आंसर आ गया। ऑपरेटिंग के अंदर 4 आंसर आते हैं। देखिए क्या काम करता है, यहाँ जो आउटर कॉलम में है ना, ये इससे शुरुआत करेंगे और नेट प्रॉफिट फॉर यहाँ पहुंचना, ये पहला आंसर होगा हमारा। मतलब पहला काम क्या है, जो फाइनल प्रॉफिट बचा जो बैलेंस शीट में गया, उससे शुरुआत करके पहले ये वाली आइटम जो पीनल एप्रोप्रिएशन वाली आइटम, वो वाली आइटम हम रिवर्स करेंगे और यहां पहुंचेंगे। ठीक, उसके बाद ट्रेडिंग पीनल की आइटम ऐड लेस करेंगे और फिर एक आंसर आएगा, उस पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर 2 आंसर और निकालना है, वो डिस्कस करेंगे कि समझ आ रही है? पहला काम क्या करना हमने, पहला काम क्या करना हमने सर, जो देखो ये बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में वाला प्रॉफिट जाता है सब कुछ घटक उड़ाने के बाद। तो यहाँ से शुरुआत करते हुए हमें ये वाली ऐड लेस करके वाला प्रॉफिट पे आना, जो करंट ईयर प्रॉफिट है उस पे आना है। पहला आंसर ये होगा। उसके बाद जो ट्रेडिंग पीनल में आइटम ऐड लेस वाले हैं उसे रिवर्स करके जो आंसर आएगा वो दूसरा आंसर होगा। नजर मारिए पेज 192 पर, पेज 192। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिखी हुई है, उसके नीचे फॉर्मेट लिखा हुआ है, लिखा हुआ फॉर्मेट के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में इंडेड मेथड। ध्यान रहे हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंडेड मेथड ही है, तो इंडेड मेथड का क्वेश्चन एक भी नहीं करवा रखा मैंने इसमें। तो शुरुआत है सर पर्टिकुलर्स में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आउटर कॉलम वाला प्रॉफिट होता है। उसके बाद देखिए हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, रिजर्व में ट्रांसफर करा, डिविडेंड पे करा, चाहे प्रपोज हो, चाहे ड्रीम हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, सारी डिविडेंड आनी। ये एप्रोप्रिएशन वाला काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला काम है। सोच के देखो ये सारा का सब 4 आइटम है, ये सारे के सारे आइटम सब्जेक्ट टू प्रॉफिट है कि नहीं बताइए? प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा वरना नहीं, बताइए। इसको तो एप्रोप्रिएशन कहते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। टैक्स भी एप्रोप्रिएशन है कि नहीं? इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं तो टैक्स कहां से देंगे? तो 4 आइटम यही है, तो टैक्स प्रॉफिट होगा तो टैक्स दिया जाएगा वरना नहीं, रिजर्व दिया जाएगा नहीं, डिविडेंड दिया जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा पहला आंसर होगा। 4 आंसर आने हैं ऐसे टोटल, आप देख सकते हो ग्रीन कलर से 4 आंसर लिखे हुए ऑपरेटिंग के अंदर। मैंने ग्रीन कलर से 4 आंसर्स लिखे हुए मैंने ऑपरेटिंग के अंदर। ठीक है, एग्जैक्ट यही 4 आंसर रहने हैं। दूसरे आंसर के लिए क्या करें, मेहनत करें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आ गए। उसके बाद सारी आइटम लिख दीजिए, वही आइटम लिखी हुई हैं जो ट्रेडिंग, देखो ये हम बोर्ड पे देखो, सारी वाली आइटम जो ऑपरेटिंग नहीं है, ट्रेडिंग पीरियड में आती हैं, उनको रिवर्स किया जा रहा है। आइटम पढ़ लीजिए सारी की सारी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, गुडविल, पेटेंट, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, ये
ये चारों एग्जांपल ऐसे लिखे हुए हैं जो ट्रेडिंग पीरियड में आते हैं बट ऑपरेटिंग नहीं होते, माइनस हो चुके होंगे, इसलिए रिवर्स करने के लिए ऐड किया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये दोनों आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं लेकिन ये ट्रेडिंग पीरियड में भी आती ऐड हो चुकी होंगी, इसलिए इसको रिवर्स कर रहे हैं। अब ये जो आइटम मैंने लिखी है ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, तो कंप्लीट लिस्ट नहीं, कोई और आइटम ऐसी हो सकती है जो आए, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लॉस वेरीफायर नहीं लिखा हुआ है ना, वो भी अगर लेस हो चुकी है तो वो भी ऐड बैक होगी। अब जो हमारा दूसरा आंसर आया है उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसे दूसरा नाम है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। बस इन दो आंसर पे 1 मिनट के लिए टाइम लगा लो, ध्यान से पढ़ो सारी आइटम कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, क्या लॉजिक है, तसल्ली से टाइम लगाओ सेकंड आंसर। डन, तुम आंसर निकाल पाएंगे नहीं हम? अच्छा इसमें एक ये गलती क्या हो सकती है ध्यान रखो, जैसे आपने डेप्रिसिएशन ऊपर वाले आइटम में ऐड कर दिया नीचे वाले की बजाय, ऊपर एक गिनती की 4 आइटम है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ही आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, ठीक है। बाय चांस आपने डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ऐड कर दिया सपोज, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला आंसर तो गलत आएगा बट ये वाला आंसर आपका सही आएगा, है ना। समझ पा रहे हो बात, कोई आइटम थोड़ी पहले बाद में ऐड करनी थी आपको, थोड़ी पहले ऐड कर दी, होनी तो ऐड ही थी, तो ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही आएगा, तो आपका थोड़ा सा मार्क्स मतलब हाफ मार्क कटेगा उसका इस चीज का, ठीक है। अच्छा ये दो आंसर आने के बाद क्या करना है जी आपको देख लीजिए। अब जो अगला स्टेप है वो मैं आज की क्लास में तो रटवा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं क्लिक हो पाते, इसका 100% लॉजिक बताया जाएगा। सुनिए क्या करना है, सीए के साथ पॉजिटिव रिलेशन, सीए के साथ नेगेटिव रिलेशन, करंट एसेट्स स्टॉक डेटर, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर ये करंट लायबिलिटी की बात करता हूँ, बढ़ रहे हैं बढ़ा दो, घट रहे हैं घटा दो, ये समझता है पॉजिटिव रिलेशन का मतलब सर ए डिक्रीज हो रहा है और बी भी डिक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है? पॉजिटिव। ए डिक्रीज हो रहा है और बी भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव का मतलब बढ़ना नहीं होता, पॉजिटिव का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, है ना, ठीक है। सर ए इंक्रीज हो रहा है और बी डिक्रीज हो रहा है, कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं इसको, नेगेटिव रिलेशन, ध्यान रहेगा। तो करंट लायबिलिटी में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो मैं अपना आंसर बढ़ा दूंगा, क्रेडिटर पहले 50,000 थे 60,000 हो गए, 10,000 बढ़ गए, अपना आंसर में 10,000 प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो रहे हैं, मैं भी घटा दूंगा, समझ आ गई बात? इसका लॉजिक क्यों बताया मैंने, क्यों एक क्लास के बाद बताऊंगा, रट पा रहे हैं। करंट एसेट में नेगेटिव रिलेशन, स्टॉक बढ़ गया घटा दूंगा, स्टॉक घट गया बढ़ा दूंगा, डेटर बढ़ गए तो घटा दूंगा, समझ आ रही है बात? उल्टा रिलेशन है करंट एसेट के साथ, पॉजिटिव रिलेशन करंट लायबिलिटी के साथ। इसका लॉजिक भी दोनों लॉजिक बताऊंगा अलग अलग क्लास में। नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है,
ब्राउन कलर से लिखा है मैंने रूल, पॉजिटिव रिलेशन सीएल के साथ, नेगेटिव रिलेशन सीए के साथ, और आगे देखो लिखा हुआ ऐड क्या करना है, सीए घट रहा हो जोड़ दो, ये सीएल बढ़ रहा हो तो जोड़ दो, लेफ्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, सीए बढ़ रहा हो तो घटा दो, सीएल घट रहा हो तो घटा दो। क्लियर हो गई बात? फाइनल आंसर क्या बना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फाइनल आंसर क्या बना, कैश जनरेटेड फ्रॉम, ये तीसरा आंसर है हमारा, ये तीसरा आंसर, टोटल 4 आंसर है, तीसरा आंसर है। उसके बाद क्या लिखा जाए, लेस टैक्स पेड। उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा तीसरा आंसर आया, चौथा आंसर आया, फाइनल आंसर। नोटिस करें सर कि सबसे ऊपर मैंने टैक्स ऐड करा है, सबसे नीचे मैंने टैक्स लेस करा, किस करवा रहा है, तो सर अगर मैं इग्नोर कर दूं उस टैक्स को तो मेरा फाइनल आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। अगर मैं टैक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दूं, ऊपर ऐड हो रहा है नीचे लेस हो रहा है, अगर मैं कंप्लीट इग्नोर कर दूं तो फाइनल आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, नहीं वजह ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स है और नीचे टैक्स पेड। करेक्ट है, ध्यान से देख लीजिए, यही लॉजिक है, हमें दो बार काम करना है, ये दो बार काम करना है, इसका लॉजिक यही है, ध्यान से देखिए। इसका थोड़ा सा टैक्स में पहले भी कि सर टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पोस्ट पेड का कॉन्सेप्ट है। 2021-22 वाले ईयर का मान लीजिए प्रॉफिट बना सपोज 10 करोड़, टैक्स बना सपोज 3 करोड़, तो टैक्स एक्चुअल में पे किया जाएगा अगले साल, ठीक। इस साल पेमेंट होगी 3 करोड़ की, ठीक है। इस साल मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 20 करोड़, टैक्स बना 6 करोड़, इस टैक्स की पेमेंट होगी इस साल, सही है। अब मैं इस साल का बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां समझना, मैं बना रहा हूं साल कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जो आइटम प्रॉफिट में से घट चुकी है उसको रिवर्स करना है। ये 6 करोड़ रुपए टैक्स बना इस साल का, प्रॉफिट में से घट गया होगा, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने पे तो कराई इसलिए ऐड कर दिया। 3 करोड़ रुपए पे करा है, कैश जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कर दिया, प्रॉफिट से घटानी है, ये 3 करोड़ ट्रेडिंग पीएल से घटानी है। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग पीएल में आइटम क्या आती है सर, जो इसी साल की आइटम होती है, जो रिलेटेड टू करंट ईयर होती है, ट्रेडिंग पीएल में वही आइटम आती है। 3 करोड़ रुपए लास्ट ईयर का टैक्स इस साल भर रहा हूं, इस साल ट्रेडिंग पीएल में आएंगे, इसलिए घटाएंगे तो अब घटा, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करना, जैसे कि 6 करोड़ इस साल का टैक्स कितना बनता है जी, तो ये इसको होता है प्रोविजन क्रिएट करना। प्रोविजन क्यों बोल रहे हैं, प्रोविजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अ लायबिलिटी हुज अमाउंट इज एस्टिमेटेड, अंदाजे पर है, क्लियर एग्जैक्ट नहीं पता, नेक्स्ट ईयर आइडिया भरूंगा, इंटरेस्ट रिटर्न भरूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तब पता लगेगा एग्जैक्ट टैक्स कितना बनता है, जो एस्टिमेटेड अमाउंट है, इसलिए इसको प्रोविजन वर्ड बोलते हैं। और ये नॉन कैश आइटम होती है, इसलिए इसको ऐड किया जा रहा है, ये कैश आइटम है, ऑपरेटिंग है, माइनस नहीं हुआ, अब माइनस करने से माइनस किया जा रहा है, ठीक है। टैक्स में अच्छा बाई चांस अमाउंट सेम हो सकता, बाई चांस प्रॉफिट एस्क्रो बाई चांस अमाउंट सेम हो सकता है, लेकिन जो रूल बनाएंगे सब हर साल के सेम बनाएंगे, तो हमेशा ऐड करना है प्रोविजन, हमेशा लेस करना है पेड। सबसे ऊपर प्रोविजन ऐड करने वाला काम, सबसे नीचे टैक्स पेड करने वाला काम। वापस से पढ़ते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले आइटम क्या होती है सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जितना भी प्रॉफिट इस साल का हो वो लिख लेना है हमको, उसमें से क्या ऐड करना है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, डिविडेंड, रिजर्व्स, जितनी भी आइटम ऐसी है प्रोविजन वाली आइटम है, जो नॉन कैश वाली आइटम है, एप्रोप्रिएशन वाली आइटम, वो रिवर्स करना है। तो हमारा पहला आंसर आएगा, उसका नाम देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे किसी क्वेश्चन के अंदर ये चारों आइटम ना हो, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना डिविडेंड है, सीधा स्टार्टिंग कैसे होगी हमारी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शुरुआत हमारी ऐसे होगी।
उसके बाद ये एड्रेस वाला आइटम है, ट्रेडिंग के वाले आइटम, ये जरूर हर क्वेश्चन में होंगे ही होंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वगैरह में आंसर आ गया दूसरा आंसर। उसके बाद CACL। सर इस पूरे आंसर में जो सबसे इजी काम है वो CACL वाला है, सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है, लेकिन बच्चे साइन की गलती करते हैं। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं 50,000 रुपये लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, नहीं लगाना था। डेटर बढ़ रहे हैं, ब्रैकेट लगाना था, नहीं लगाया। तो शायद मिस्टेक इसमें होती है, मैं टेस्ट चेक करता हूँ। ये CACL वाला सबसे इजी नहीं है, भाई बढ़ रहा है तो CA का पॉजिटिव, CA का नेगेटिव। उसके बाद आंसर है जी कैश इनफ्लो ऑपरेशन का मतलब है सर हमारे ऑपरेशन अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक्चुअल में कैश कितना जनरेट करा, मतलब टैक्स देना पड़ रहा है, वो जो मजबूरी है, लेकिन हमने अपने काम से कितना कैश जनरेट कर लिया वो आंसर निकाल करके हमने दे दिया। अब टैक्स पे इतना करा हमने, तो फाइनल इतना बना, कैश का फ्लो ऑपरेटिंग, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस 193 पेज पर आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 3। कमेंट बनाइए, हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दो कॉलम एक पर्टिकुलर से अमाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो पेज 193 ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेडिंग में पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख। उसके बाद सर 4 ही आइटम होती हैं ऐड करने की, ताकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले आंसर तक पहुंच पाए हम, तो हमें वही आइटम सर्च करनी है, किसी और एक्स्ट्रा आइटम को नहीं लिखना। पॉइंट नंबर 1 डेप्रिसिएशन अभी नहीं लिखना, राइट ऑफ गिवन एक्सपेंस नहीं लिखना, लॉस ऑन सेल नहीं लिखना, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया है जी, प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000 प्लस करना है माइनस प्लस करना है, प्लस के लिए प्लस का साइन लगाओ या ऐड लिखो, आपकी इच्छा। और कुछ लिखना है क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000 बस। ये हमारा आंसर है, इसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो अपनी सारी आइटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और अपने जो 4 आंसर्स आने वाले हैं वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे पर्टिकुलर्स। जैसे कभी एमएस वर्ड में काम करा हो उसमें अलाइनमेंट होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या सेंटर, तो अपनी अलाइनमेंट जो है वो सारे आइटम्स की लेफ्ट हैंड साइड रखो और अपने 4 आंसर्स की राइट हैंड साइड। अपना आंसर पहले कर रहे हैं, अपने एग्जामिनर को देख 4 आंसर निकाल के दिए हम, सब का अमाउंट चेक कर लो, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है सब लोगों को, ट्रेडिंग और P&L में आइटम्स आने वाली छाटनी है जो ऑपरेटिंग नहीं होती। पहली आइटम लिखेंगे मेरे को सर डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे माइनस प्लस, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आता है, माइनस हो चुका होगा, प्लस करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस है ये भी। लॉस ऑन सेल फंड प्लस के माइनस प्लस, ये भी एक्सपेंसेस के अंदर आता है, ऑपरेटिंग नहीं होता, माइनस हो चुका होगा, रिवर्स करने की जरूरत है, इसलिए प्लस करना है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग क्या करेंगे, प्लस के माइनस, यहाँ ब्रैकेट भी लगाएंगे ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग।
अब जो आंसर है उसका क्या नाम देंगे? Operating profit before working capital. करेक्ट। अब जो अगला आंसर आएगा उसका नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 4,80,000 में 3 आइटम प्लस करनी है और 1 आइटम माइनस करनी है। 4,80,000 में 3 आइटम प्लस करनी है और 1 आइटम माइनस करनी है। कितना आंसर आएगा? 4,80,000 11,000 कैसे हो गया? 4,91,900. फाइव तो कंफर्म कर लीजिए जरा। Yes. 4,91,900 ये हमारा आंसर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये दूसरा आंसर है जी हमारा। चारों आंसर चेक किए जाएंगे। अब उसके बाद डेटर से लेके प्रीपेड एक्सपेंस तक 6 आइटम दे रखे हैं। ये 6 की 6 आइटम यहाँ पर प्लस होंगी माइनस होंगी। तो जो आंसर आएगा उसे क्या नाम देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद क्या करना? Index tax कुछ paid. नहीं करना। क्वेश्चन में देखो तीसरा ही आंसर मांगा है। और क्वेश्चन लास्ट टाइम क्या मांगा? तीसरा आंसर मांगा है। तो ये बार हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब जो एड्रेस करने वाले हैं सर, इंटरनल फॉर्मेट कुछ भी अब तक AS3 में नहीं मेंशन, तो प्लस इंक्रीज इन डेटर या चेंज इन डेटर जैसे मर्जी फॉर्मेट बना होगा। 6 की 6 आइटम में पहले डेटर लिख लिया या पहले डेटर लिख लिया, पहले सारी प्लस की फिर सारी माइनस की, ऐसे कर लिया, या पहले माइनस फिर प्लस, या मिक्स कर लिया, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। एक आइटम करके दिखाते हैं। डेटर्स का 2013 में 15 के, 2014 में 20 के कितने बढ़ गए? तो मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज इन डेटर। प्लस करना है कि माइनस? Minus. नेगेटिव रिलेशन होता है सर सीए के साथ। बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ। ठीक, कंप्लीट करके चेक कराया जाता है।